नमस्कार दोस्तों। कल लोकसभा में एक विधेयक को पेश किया गया जिसे हम विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक या फिर विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 के नाम से जानते हैं। जब से ये विधेयक पेश हुआ है तब से हमारे देश के बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत का सबसे बड़ा जो ग्रामीण रोजगार कानून था जिसे हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, क्या अब ये इतिहास बन के रह जाएगा। दोस्तों हाँ, जब से ये विकसित भारत विधेयक को पेश किया गया है, तब से सरकार ये कह रही है कि ये रोजगार के साथ आजीविका भी देगा और विपक्ष ये कहता है कि ये गरीबों के अधिकारों को कमजोर करेगा। तो दोस्तों सवाल ये उठता है, क्या ये विधेयक हमारे देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हमारा जो ग्रामीण भारत है, क्या उसको विकसित करेगा? या फिर ये जो विधेयक है केवल एक नीतिगत बदलाव है? या फिर ये जो विधेयक है वो हमारे संघवाद, हमारे देश में जो अधिकार और हमारे देश में जो सामाजिक न्याय है, उससे जुड़ा मुद्दा है? तो आज के वीडियो में हम अपने यूपीएससी सिलेबस के दृष्टिकोण से इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले इस विधेयक के कॉन्टेक्स्ट को आप समझिए। लोकसभा में अब देखेंगे इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया। अब ये जो विधेयक है, ये विधेयक 2005 का जो हमारा मनरेगा है उसको प्रतिस्थापित करेगा। सरकार ये दावा कर रही है कि ये विधेयक हमारे ग्रामीण भारत के लिए न केवल रोजगार प्रदान करेगा बल्कि रोजगार के साथ साथ आजीविका को भी जोड़ेगा। इसका मतलब रोजगार और आजीविका का जब समेकन होगा तो ये विधेयक जो है वो ज्यादा आधुनिक ढांचे की ओर हमें लेके जाएगा, ज्यादा परिणाम उन्मुख ढांचे की ओर हमें लेके जाएगा। आपको एक चीज समझनी है, रोजगार और आजीविका दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। देखिए, रोजगार जो है वो आजीविका का एकमात्र साधन मात्र है। ठीक है, और आजीविका में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जिसमें से एक तो रोजगार है जो कि मैंने आपसे बात की। इसके अलावा आप कृषि के माध्यम से भी अपनी आजीविका चला सकते हैं, आप व्यवसाय के माध्यम से भी अपनी आजीविका चला सकते हैं, आप निवेश के माध्यम से भी अपनी आजीविका चला सकते हैं। तो आजीविका के बहुत सारे साधन हैं और आजीविका का एक साधन मात्र है रोजगार। तो सरकार ये कह रही है कि जब हम विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 के तहत इस विधे इसके हम रोजगार देंगे, तो ये रोजगार ऐसा रोजगार होगा जो लोगों के आजीविका का साधन बन जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो विधेयक है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे इसके हम प्रमुख बिंदुओं पे बात करते हैं। अब ये जो विधेयक है दोस्तों, जिसे हम विकसित भारत जी राम जी विधेयक कहते हैं, उसका उद्देश्य ये है कि हमने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो लक्ष्य रखा है, जो हमारा राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, तो उस दृष्टिकोण के अनुसार हम बिना ग्रामीण विकास ढांचे को स्थापित किए हम विकसित भारत 2047 तक नहीं बना सकते। तो इसलिए ये जो विधेयक है ये भारत के अंदर जो ग्रामीण विकास ढांचा है उसको मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। उसके बाद ये जो विधेयक है, ये सरकार ऐसा कह रही है कि जो पहले ग्रामीण रोजगार की नीति अधिकार आधारित सामाजिक सुरक्षा पे आधारित थी, इस अधिकार आधारित सामाजिक सुरक्षा से हटाकर अब ये विधेयक मिशन आधारित अवसंरचना केंद्रित मॉडल की ओर हमारे देश को लेके जाएगा। साथ ही साथ इस विधेयक में बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं, जैसे इसमें रोजगार दिवसों की वृद्धि है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पहले 100 दिनों का रोजगार मनरेगा के तहत मिलता था, लेकिन इस विधेयक में 125 दिनों के रोजगार की बात की गई है। साथ ही साथ इस विधेयक का जो दृष्टिकोण है वो विकासोन्मुख है, क्योंकि इसमें ऐसी गतिविधियों में रोजगार दिया जाएगा जो गतिविधियां हमारे देश में अवसंरचना का निर्माण करेगी, जो गतिविधियां हमारे देश के लोगों के कौशल का विकास करेगी। तो इस वजह से ये जो विधेयक है इसको विकासोन्मुख माना जा रहा है। तो दोस्तों एक एक करके हम इस विधेयक के जितने भी प्रावधान है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्रावधान तो ये है इसमें कि जो रोजगार दिवस है, यानी जितने दिन लोगों को काम मिलेगा, उसमें परिवर्तन किया गया है। जो नया विधेयक है उसकी धारा 5(1) जो है वो ये कहती है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार मिलेगा। मनरेगा के तहत जैसा मैंने आपको बताया कि ये 100 दिनों का था। इसके अलावा वित्त पोषण पैटर्न में मूलभूत बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। जो मनरेगा के तहत वित्त पोषण का पैटर्न था उसमें ये था कि सरकार जो है, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार पे सारा भार होता था। इसका मतलब मनरेगा जो थी वो केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। वहीं अब मनरेगा में एक वित्त पोषण में पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव लाया गया। जो नया विधेयक है उसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष और इवन की सबसे विवादास्पद पक्ष भी इसका वित्त पोषण का ढांचा है। मैंने आपको बताया था कि मनरेगा के अंतर्गत जो अकुशल श्रम की पूरी मजदूरी है उसका भुगतान केंद्र सरकार करती थी, जबकि राज्य सरकारें क्या करती थी, बेरोजगारी भत्ता देती थी और जो सामग्री लागत होती थी उसका एक छोटा सा हिस्सा वहन करती थी। अब इस वित्त पोषण में बदलाव के बाद क्या हुआ है, इस विधेयक में क्या बात है उसको समझिए। ये जो विधेयक है
इसमें मजदूरी भुगतान का बोझ भी केंद्र और राज्यों के बीच में साझा करने का प्रस्ताव किया गया है। यानी कि पहले केवल केंद्र सरकार मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान करती थी, अब मजदूरी भुगतान केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच में शेयर होगा। इसके अलावा वित्त पोषण के पैटर्न में आपको एक चेंज ये देखने को मिलेगा कि अब जो राज्यों और केंद्रों का जो साझा करने का प्रस्ताव है, उसमें हिमालयी राज्यों के लिए तो जो साझाकरण का अनुपात है वो 90:10 है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी ये अनुपात 90:10 है, जबकि अन्य राज्यों के लिए 60 और 40 ये अनुपात निर्धारित किया गया है। यानी कि अगर 100 रुपए मजदूरी भुगतान होगा, तो उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए आपको ये देखने को मिलेगा कि 90 रुपए केंद्र सरकार देगी और 10 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देगी। फिर उसके बाद जो हमारे देश में हिली स्टेट्स हैं, जो पर्वतीय राज्य है, जो हिमालयी राज्य है, यहाँ पे भी 90 रुपए केंद्र सरकार देगी और 10 रुपए राज्य सरकार देगी। लेकिन जो बाकी दूसरे राज्य हैं, वहां पे मजदूरी भुगतान का 60 रुपए आप देखने को मिलेगा। 100 रुपए में से 60 रुपए देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वहीं आपको 40 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देखने को देती हुई देखने को मिलेगी। पहले ये 60-40 जो है, ये पूरा 100 का 100 केंद्र सरकार भुगतान करती थी। तो ये आपको वित्त पोषण पैटर्न में सबसे पहला चेंज देखने को मिला है। दूसरा इसका प्रावधान ये है कि जो आवंटन प्रणाली है, जो मानक आवंटन प्रणाली है, और उसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। देखिए, इस विधेयक में जो श्रम बजट की मौजूदा मांग आधारित प्रणाली थी, उसको समाप्त कर दिया गया है और मानक आवंटन व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत क्या होता है, आप समझिएगा। इसके तहत होता यह है कि जो केंद्र सरकार है, वो हर एक राज्य के लिए एक वार्षिक आवंटन तय करती है, और अगर इस वार्षिक आवंटन से ज्यादा कोई भी राज्य अगर व्यय करता है, तो अतिरिक्त खर्च उसको खुद वहन करना पड़ेगा। ठीक बात है। तो ये जो है, वो पहले मांग आधारित प्रणाली थी, जिसमें कि मांग के आधार पर राज्यों को भेजे जाते थे। अब ये मानक आवंटन व्यवस्था जो है, उसने मांग आधारित प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो ये एक आपको चेंज देखने को मिलेगा। फिर उसके अलावा इस विधेयक में यह भी प्रस्ताव है कि कृषि मौसम में 60 दिनों का विराम दिया गया है। जैसे अगर कृषि मौसम के दौरान बुआई और कटाई के बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, तो उसमें 60 दिनों के लिए जो रोजगार गारंटी योजना है, उसको स्थगित कर दिया जाएगा, ताकि इस रोजगार गारंटी योजना के में जो लोग समेकित हैं, जो लोग इस रोजगार गारंटी योजना के तहत काम कर रहे हैं, वो कृषि कार्यों के लिए जो पर्याप्त श्रम है, उनके लिए उपलब्ध हो सके। कृषि दोस्तों, हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो आर्थिक गतिविधि है। इसमें हमारे देश के आधे से ज्यादा लोग अभी भी आपको नियोजित दिखते हैं। तो कृषि के महत्व को देखते हुए कृषि के मौसम में 60 दिनों का विराम भी दिया गया है। इसका मतलब कि जब कृषि कार्य ज्यादा होगा, तो फिर ये जो रोजगार गारंटी योजना है, इसको स्थगित कर दिया जाएगा, और इस योजना के तहत जो मजदूर नियोजित थे, उन मजदूरों को कृषि कार्यों के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ एक प्रावधान आपको ये देखने को मिलेगा कि ग्राम पंचायत के स्तर से इन सारी योजनाओं को चलाया जाएगा और अवसंरचना पर फोकस किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो नया ढांचा बनाया गया है, उसके अंतर्गत जितने भी कार्य हैं, वो सभी के सभी ग्राम पंचायत योजनाओं से उत्पन्न होंगे। फिर पंचायत से वो ब्लॉक पे जाएंगे, फिर ब्लॉक से आपको जिला स्तर पे जाएंगे, और फिर जिला से राज्य स्तर पर जाएंगे। तो इस तरीके से बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे अपनाया गया है। ठीक है। फिर इन योजनाओं में आप देखेंगे, जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत के लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक और प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान, इन सब से इन योजनाओं को जोड़ा जाएगा। इसका मतलब अगर आप समझने की कोशिश करें, तो ये जो विधेयक है, इस विधेयक में जिस तरीके से रोजगार देने की बात की गई है, वो इस तरीके से नियोजित किए जाएंगे लोग कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक है, जिसमें आपको जल सुरक्षा देखने को मिलेगा, आपको ग्रामीण बुनियादी ढांचा देखने को मिलेगा, आजीविका अवसंरचना है, फिर चरम मौसम से घटनाओं के निपटने वाले जो कार्य हैं, इन सब मामलों में आप देखेंगे लोगों को नियोजित किया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से जोड़ने के बाद हमारे देश में जिस तरीके से जो विकासकारी गतिविधियां हैं, जो अवसंरचनागत गतिविधियां हैं, उन सारी गतिविधियों में बहुत ज्यादा तेजी देखने को आएगी, और हमारे देश में जिस अवसंरचना की कमी हमें अभी देखने को मिल रही है, इस अवसंरचना में हमारा देश एक अच्छी गति से आगे बढ़ पाएगा। तो ये जो विधेयक है, ये हमारे देश में अवसंरचना के विकास में एक प्रमुख योगदान देगा, ऐसा सरकार का मानना है। और चूंकि इस योजना का जो अप्रोच है, वो बॉटम अप अप्रोच है, क्योंकि ये जितने भी योजना है, वो ग्राम पंचायत से शुरू होकर पहले ब्लॉक पे जाएंगे, ब्लॉक से जिले पे जाएंगे, और फिर राज्य स्तर पे आएंगे। तो इस तरीके से जो अंतिम व्यक्ति है, उनको भी रोजगार मिलना संभव हो पाएगा। इसका एक और प्रावधान है दोस्तों, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड। देखिए, मनरेगा में जॉब कार्ड दिया जाता था, जिसके उसके अलावा हाँ, मनरेगा में जॉब कार्ड जो दिया जाता था, उसके स्थान पे इस विधेयक में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करने का प्रस्ताव है, और इस कार्ड की जो वैधता है, वो 3 वर्ष होगी।
इसके अंतर्गत आप देखेंगे जो एकल महिलाएं हैं, जो दिव्यांग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बंधुआ मजदूर हैं और जो कमजोर रूप से जनजातीय समूह हैं या फिर जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं, उनको विशेष रंग के कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जा सके। उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जरूरतों के हिसाब से उनको रोजगार मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों, इस विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। नए विधेयक में नियमों के उल्लंघन पर दंड को बहुत ज्यादा सख्त किया गया है। जहां देखेंगे आप, मनरेगा में जो अधिकतम जुर्माना 1,000 रुपए था, वहीं इस विकसित भारत जी राम जी विधेयक में इस जुर्माने को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से मनरेगा के जो अधिनियम थे, मनरेगा जो हमारे देश में ग्रामीण रोजगार रोजगार गारंटी का सबसे बड़ा परियोजना माना जाता था, उसको प्रतिस्थापित करने के लिए ये जो विधेयक लाया गया है। तो इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार का कुछ तर्क है। सरकार का तर्क सबसे पहला तो ये है कि मनरेगा में बदलाव आवश्यक था, जिसे 2005 में लागू किया गया था। और चूंकि 2005 से लेके अभी तक 20 साल हो चुके हैं, तो इस 20 साल में हमारे देश की वास्तविकता में काफी ज्यादा बदलाव हुआ। तो 2005 का ये जो विधेयक है, ये हमारे वर्तमान ग्रामीण वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है। तो जरूरत थी ऐसे विधेयक की जो कि वर्तमान डिजिटल युग में, ऐसे जरूरत की जो कि वर्तमान तकनीकी के युग में उन सारी समस्याओं को अपने में समाहित कर सके, उन सारी समस्याओं पे एक सूक्ष्म दृष्टि डाल सके और उसके हिसाब से लोगों को रोजगार दे, ताकि एक तरफ जो रोजगार की हमारी सरकार की कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो सके, और दूसरी तरफ हमारा देश जो है वो विकास के पथ पे आगे भी बढ़ सके। तो रोजगार और विकास, इन दोनों को साथ साथ में लेके चलने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। सरकार का पहला तर्क तो ये है। उसके अलावा सरकार ये कहती है कि गरीबी के स्तर में गिरावट और डिजिटल पहुंच के विस्तार के बावजूद ये जो योजना है, वो धन के दुरुपयोग, जो कमजोर निगरानी, फिर निम्न गुणवत्ता वाली संपत्तियों के निर्माण, इन सब सभी संरचनात्मक मुद्दों का सामना करती रही है। इसका मतलब सरकार ये कह रही है कि मनरेगा में धन का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हुआ था, उसमें निगरानी काफी कमजोर थी, और मनरेगा के तहत जिन संपत्तियों का निर्माण किया गया उसकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा कम थी। तो इन सारी संरचनात्मक मुद्दों की वजह से इस विधेयक को लाया गया है, जो कि इन सारी समस्याओं का निराकरण करके अभी वर्तमान समय में और ज्यादा पारदर्शिता लाएगी। जो निम्न गुणवत्ता वाली संपत्ति पहले बन रही थी, अब उच्च गुणवत्ता वाली संपत्ति बनेगी। कमजोर निगरानी को अब एआई के माध्यम से मजबूत निगरानी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें इस विधेयक के माध्यम से की जाएगी, ऐसा सरकार कह रही है। फिर सरकार ये भी कह रही है कि वित्त वर्ष 2024-25 में जो मनरेगा थी, उसमें 193.67 करोड़ रुपए की राशि का घोटाला हुआ, और फिर मनरेगा में केवल 7.61% परिवारों ने ही अपने पूरे 100 दिन का काम पूरा किया। तो जाहिर सी बात है कि अपने उद्देश्यों से मनरेगा परियोजना बहुत दूर थी। तो इसलिए मनरेगा को प्रतिस्थापित करना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने विकसित भारत जी राम जी विधेयक लाया। और इसके अलावा सरकार का एक और तर्क ये है कि ये जो विधेयक है, कि इस खंडित दृष्टिकोण को कि एक अधिक केंद्रित, जवाबदेह और प्रौद्योगिकी संचालित ग्रामीण रोजगार प्रणाली से बदलने का प्रयास करता है। इसका मतलब ये जो विधेयक है, इस विधेयक के माध्यम से हमारे देश में जो एक खंडित दृष्टिकोण था, उसको ज्यादा केंद्रित हम करता हुआ दिखेंगे। जो हमारे देश में जवाबदेही की कमी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मनरेगा के तहत घोटाला जो है वो बहुत ज्यादा हुआ था, तो उस ऐसे स्थिति में इसी परियोजना में ज्यादा जवाबदेही तय होगी। फिर ये परियोजना प्रौद्योगिकी संचालित होगी। तो इस वजह से जो हमारे ग्रामीण रोजगार की प्रणाली है, उन सबको बदलने का प्रयास किया जा रहा है इस परियोजना के माध्यम से, इस विधेयक के माध्यम से, ऐसा सरकार का तर्क है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि सरकार का तर्क तो ठीक है, लेकिन अगर हम इस योजना से मिलने वाले लाभ की बात करें, तो हम अलग अलग क्षेत्र पर किस तरीके से इसका लाभ देख सकते हैं, आइए उसको समझते हैं। अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इस योजना के प्रभाव के बारे में बात करें, तो सरकार ये तर्क दे रही है कि जो ये नया कानून है, इससे ग्रामीण रोजगार, आय और बुनियादी ढांचा, ये तीनों के तीनों मजबूत होंगे। ठीक है। फिर सरकार ये कह रही है कि जल संबंधी कार्यों और जो ग्रामीण सड़क है वो, जो बाजार है वो, और फिर जो जलवायु लचीली संपत्ति है, इन सबको प्राथमिकता देकर इस योजना का उद्देश्य ये है कि हमारे देश के अंदर कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जाए और जो संकटग्रस्त प्रवासन है उसको कम किया जाए। इसका मतलब, जब परेशान होकर लोग एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवास कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, तो हम इसको संकटग्रस्त प्रवासन कहते हैं। तो चूंकि जल संबंधी जब कार्य होंगे, ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा, बाजारों की व्यवस्था होगी, ठीक है, जो जलवायु लचीली संपत्तियां हैं, तो उससे फिर हम ऐसी संपत्तियों का निर्माण कर पाएंगे जो ज्यादा टिकाऊ होंगी। तो ऐसी स्थिति में जो संकटग्रस्त प्रवासन हमारे देश में देखने को मिलता है, उसमें कमी आएगी, और फिर इससे कृषि उत्पादकता में भी हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की बात करें, तो जो डिजिटलीकृत योजना है, इसमें भुगतान और निगरानी
जो जिस तरीके की व्यवस्था की गई है उससे एक दक्षता दक्षता आएगी, उससे इस योजना में पारदर्शिता आएगी और साथ ही साथ इस योजना के माध्यम से जो भी वितरण किए जाएंगे उस वितरण में सुधार होने की उम्मीद है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ओवरऑल आपको सकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था ज़्यादा पारदर्शी होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ज़्यादा दक्ष होगी, साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमें संकटग्रस्त प्रवासन देखने को मिलता है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। अगर हम किसानों के लिए बात करें कि किसानों के लिए इस विधेयक के क्या अर्थ हैं, तो किसानों को कई तरीके से लाभ होने की उम्मीद है। सबसे पहले तो राज्यों द्वारा जो सार्वजनिक कार्यों को 60 दिनों तक स्थगित करने की अनुमति जो मिली है, उससे किसान जो है वो कृषि कार्यों के दौरान पर्याप्त मजदूर की प्राप्ति कर पाएंगे। तो इससे श्रम की उपलब्धता में सुधार होगा और जब श्रम ज्यादा उपलब्ध होगा तो जाहिर सी बात है श्रम जो है वो सस्ता भी उपलब्ध होगा। तो इससे किसानों की लागत कम हो जाएगी और किसानों की लागत कम होने से उनकी लाभ में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो कृषि के महत्वपूर्ण मौसमों के दौरान हमें मजदूरी मुद्रास्फीति जो देखने को मिलती थी अब वो नहीं हो पाएगी, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की कि मजदूरी मुद्रास्फीति का मतलब कि श्रम की उपलब्धता कम होने की वजह से, इनकी उपलब्धता कम होने की वजह से श्रम बहुत महंगा हो जाता था। जो मुद्रास्फीति है वो हमें देखने को मिलती थी। तो ये जो मजदूरी मुद्रास्फीति की समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि 60 दिनों तक आपको ये विधेयक स्थगित हो जाएगा। तो 60 दिनों तक जो मजदूर इन योजनाओं में नियोजित थे वो मजदूर अब कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जो बेहतर जल और सिंचाई अवसंरचना में काम में होगा, तो इससे कृषि के लचीलापन में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपर्क से, भंडारण सुविधाओं से और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी। ठीक है। तो किसानों के लिए आपको फायदा देखने को मिलेगा। फिर जो ग्रामीण श्रमिक हैं उनको भी कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। श्रमिकों के लिए सरकार देखिए किन किन बातों पे बात करती है, ध्यान से देखिएगा। श्रमिकों के लिए सरकार कहती है कि रोजगार की गारंटी वाले दिनों में 25% की सबसे पहले आपको वृद्धि देखने को मिली, क्योंकि अब 100 दिनों के बजाय अब 125 दिन रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो डिजिटल वेतन भुगतान है और जो आधार आधारित सत्यापन है, तो इससे एक तो आपको जो वेतन में पहले देरी होती थी उसमें कमी आएगी और जो वेतन चोरी होती थी उसमें भी कमी आते हुए दिखेगी। इसके अलावा अगर काम उपलब्ध नहीं हो तो अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता भी ग्रामीण श्रमिकों को मिलता है। इसके साथ साथ जो सड़कों और जल प्रणालियों जैसे टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति है उनका निर्माण इस विधेयक के माध्यम से किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस विधेयक का जो उद्देश्य है वो है ग्रामीण अवसंरचनागत विकास करना। ग्रामीण में जो अवसंरचनाएं हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों की अवसंरचनाओं को मजबूत करना, क्योंकि एक विकसित राष्ट्र जो है, एक विकसित देश एक विकसित गांव से ही बन पाता है। तो इसलिए सड़कों और जन प्रणालियों जैसी जो भी सामुदायिक संपत्ति है ग्रामीण क्षेत्र में, उनको टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियों में तब्दील किया जाएगा इस विधेयक के माध्यम से। इसके अलावा जो पंचायत के नेतृत्व वाली योजना के माध्यम से हम देखते हैं कि रोजगार की उपलब्धता का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर आपको ग्राउंड लेवल की रियलिटी जाननी है तो आपको पंचायत के स्तर पे ही जाना पड़ता है। और इस विधेयक में चूंकि बॉटम अप अप्रोच अपनाया गया है, पंचायत से कोई भी योजना शुरू होगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों का नियोजन इसमें अच्छे से होगा और इसमें जो भी योग्य व्यक्ति हैं उन सारे योग्य व्यक्तियों को इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों इस विधेयक में ज्यादा आपको जवाबदेही अच्छी देखने को मिलेगी और निगरानी तंत्र भी मजबूत देखने को मिलता है। तो पिछली कमी जो कि मनरेगा के अंतर्गत हमें देखने को मिल रही थी उसको दूर करने के लिए जो जवाबदेही तंत्र है उसको बहुत ज्यादा मजबूत किया गया है इस विधेयक में। इस विधेयक में एआई आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने वाली प्रणालियों को शामिल किया गया है। साथ ही साथ कार्यों की जीपीएस से जांच की जाती है और मोबाइल आधारित निगरानी की जाएगी। इसके अलावा ये जो योजना है इसके आंकड़ों का आपको साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण भी देखने को मिलेगा, यानी इस योजना के आंकड़े साप्ताहिक आधार पे सार्वजनिक किए जाएंगे। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर एक वर्ष में 2 बार आपको इसकी सामाजिक लेखा परीक्षा भी होती हुई दिखेगी। इस लेखा परीक्षा के माध्यम से ये अंदाजा लगाया जाएगा कि किन क्षेत्रों के लोगों को अब रोजगार मिला है और कौन से ऐसे योग्य हैं जिनको अभी तक ये रोजगार नहीं मिला है। इसके अलावा लेखा परीक्षा में यह भी पता लगाया जाएगा कि जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला क्या उनको अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता मिला या नहीं मिला, इस बात की भी अच्छे से जांच हो पाएगी। साथ ही साथ आप देखेंगे केंद्रीय और राज्य स्तरों पे जो है निगरानी समितियों का निर्माण किया जाएगा और ये निगरानी समितियां इस विधेयक के अंतर्गत, इस परियोजना के अंतर्गत जो भी काम होंगे उस काम की ये निगरानी करेंगे और ये देखेंगे कि जो भी संस्था इसके लिए जिम्मेदार है, जो भी अथॉरिटी इसके लिए जिम्मेदार है, वो अपनी जवाबदेही को अच्छे से निभा पा रही है नहीं निभा पा रही है।
तो दोस्तों, इस तरीके से ये जो विधेयक है, ये विधेयक हमारे ग्रामीण रोजगार नीति में एक संरचनात्मक परिवर्तन का प्रयास है। ये तो आप समझ गए होंगे। एक और आप देखेंगे कि ये विधेयक हमें ज़्यादा रोजगार दिवस दे रहा है, हमारे देश में आजीविका सृजन का वादा करता है। वहीं दूसरी ओर ये जो विधेयक है, ये हमारे राज्यों पर वित्तीय बोझ को भी बढ़ा रहा है। जो अधिकार आधारित गारंटी की स्पष्टता थी, उसमें कमी ला रहा है, क्योंकि मनरेगा जो परियोजना थी दोस्तों, ये परियोजना आपको अधिकार आधारित गारंटी देती थी। वहीं अब ये मिशन आधारित जो है वो गारंटी दे रही है। वहीं ये जो विकसित भारत विधेयक है, वो हमें मिशन आधारित अभी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन में किस तरीके से हमें कठिनाइयाँ देखने को मिलेगी, ये भी अभी देखने की बात है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने जो भी समझा, हमने जिस भी विकसित भारत जी राम जी बिल के बारे में जो भी बात की, उसके आधार पे आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये विधेयक मनरेगा 2005 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है। ये प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है। इसका मुख्य फोकस केवल मजदूरी आधारित कार्यों तक सीमित है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और इसके अलावा आप मेंस का जो क्वेश्चन है उसको भी लिख सकते हैं कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए, इसके संभावित लाभों और आलोचनाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और दूसरा सवाल, क्या मनरेगा के स्थान पर नया विधेयक भारत में अधिकार आधारित रोजगार व्यवस्था को कमजोर करता है? चर्चा कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब लिखकर आप मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे वो आंसर्स पोस्ट कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको विकसित भारत जी राम जी बिल के सारे एस्पेक्ट के बारे में पता चला होगा। किस तरीके से ये हमारे देश में ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत करेगा, किस तरीके से हमारे देश में ये जवाबदेही को मनरेगा की तुलना में ज़्यादा सुनिश्चित करेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दक्ष बनाएगा। तो जाने से पहले दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रोज़ इन करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स को, इन नोट्स को मैं शेयर करता हूँ। मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।